हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी आप सबकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा, एक नए चैप्टर की शुरुआत है। क्योंकि हम लोगों ने 2 चैप्टर भौतिक विज्ञान के क्लास 12 यूपी बोर्ड के रिवाइज कर लिए हैं। ठीक है, जितने भी डेरिवेशन थे और जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी हम लोगों ने उसको कवर कर लिया है। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है बेटा, जिसको हम लोग वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में रिवीजन करेंगे। तो थोड़ा सा जो परिभाषा है वैद्युत धारा किसे कहते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। और जो लिखने वाला परिभाषा है उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है 1 नंबर में कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। पहले तो ऐसे बता दे रहे हैं हम, आसान है, बहुत ही आसान परिभाषा। अगर मान लो कोई चालक तार है, ठीक, कोई चालक तार है, जैसे कि ये मान लो, सपोज करो एक चालक तार है, इसमें जो एकांक समय में मतलब एक सेकंड में कितनी धारा यानी कितने आवेश जो प्रवाहित हो रहे हैं उसी को हम लोग वैद्युत धारा बोलेंगे। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग वैद्युत धारा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हेडिंग हमारा रहेगा, पहला जो चैप्टर का नाम है वही हमारा हेडिंग हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो लिख लेते हैं वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, किसे कहते हैं। किसी चालक तार में, किसी चालक या परिपथ कोई भी हो, चालक तार जिसको हम लोग चालक तार ही बोलते हैं, तार को हम लोग चालक तार, जिसमें आवेश यानी जो बिजली प्रवाहित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं चालक तार। तो वैद्युत धारा कहते किसे हैं, किसी चालक, यहाँ पे लिख लेंगे, थोड़ा तेजी से बेटा रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को भी। किसी चालक तार में क्या लिखेंगे, किसी चालक तार में एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो किसी चालक तार में एकांक समय बोले तो बेटा 1 सेकंड, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। ये हो गया। वैद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं, इसे लिख लेंगे, इसे I से, चाहे स्मॉल I लिखो या कैपिटल I, दोनों सही माना जाएगा। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, I से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसका जो फार्मूला बनेगा वैद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा, फिर I बराबर आवेश के प्रवाह की दर, तो Q/T हो जाएगा। तो जो दूसरा परिभाषा एक बनेगा बेटा, यहाँ पे बहुत ही सरल, देखो ये जो फार्मूला है अगर ये याद है हम लोगों को, I बराबर Q/T, तो सिंपल सा, इसको याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, हम लोगों को सीधा याद रख लेंगे कि आवेश और समय के अनुपात को, आवेश तथा समय के अनुपात को हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा। ठीक है, तो ये फार्मूला। अच्छा, मात्रक इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं। वैद्युत धारा का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, एम्पियर लिखते हैं। और इसकी विमा क्या हो जाएगी बेटा, विमा देखो एम्पियर, एम्पियर जो इसका पहला लेटर स्टार्ट होता है ए से, तो विमा भी यहां पे केवल ए, एम्पियर जो मात्रक है इसी से हम लोगों ने विमा निकाला और उसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो विमा हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, और ये चूंकि ए से एम्पियर होता तो ए से इसका विमा हो गया, और ए से अदिश राशि भी इसी को बोलेंगे, तो ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। तीनों चीजें देखो कवर होगी, ए फॉर एम्पियर, ए फॉर ए विमा, और ए फॉर अदिश राशि। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगर एम्पियर की परिभाषा पूछे, ये जो एम्पियर लिखा है बेटा, एम्पियर इसको पढ़ते हैं, मात्रक होता है वैद्युत धारा का। पूछा जाए 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, क्या लिखेंगे, इस फार्मूले को देखेंगे, इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू रखेंगे हम लोग कि इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे जो मान आए वो आए 1, तभी तो हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं परिभाषा अगर 1 एम्पियर की पूछे,
क्या लिख सकते हैं, यदि आवेश का मान, यदि किसी चालक में आवेश का मान 1 कूलाम हो और आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय 1 सेकंड हो, तो चालक में प्रवाहित जो धारा होगी वो 1 एम्पियर कहलाएगी। ठीक है, तो आसान है, उसको लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 1 एम्पियर की परिभाषा देखेंगे बेटा। हम लोग छोटा छोटा जो परिभाषा है उसको पहले पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों ने वैद्युत धारा पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा है इलेक्ट्रॉनों का जो माध्य मुक्त पथ, तो होता क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं इसका, लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। पूछा जाता है ये भी बेटा कभी कभी कि किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, किसे कहते हैं। ठीक है, अगर कोई चालक तार है या कोई धातु है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के धनायन की जो टक्कर होती है, उसके बीच जो चली गई दूरी होती है, जैसे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हमने बनाया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन ये किसी धातु के अंदर है। ठीक है, ऐसे रैंडम ये गति करते हैं तो आपस में ये टकराते रहते हैं। ठीक है, जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी धातु के अंदर या किसी चालक तार के अंदर आपस में टकराते रहते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में आके टकरा गए कुछ इस तरह, इन्हीं को यहां पे देखेंगे ऐसे, ये आकर टकरा गए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो टकराने में जो टाइम लगा इनको, फिर दूर होने में जो समय लगा, तो इसको तो हम लोग श्रांति काल बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे, जो टाइम लगेगा उसको श्रांति काल बोलेंगे। और टकराने के पश्चात जब टकराएंगे तो फिर दूर जाएंगे ये लोग, तो दूर जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन जब दूर हटेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दूर हट गए तो इनके बीच जो दूरी आई उसी को हम लोग बोलेंगे मुक्त पथ। और इलेक्ट्रॉन की टक्कर हुई है तो इलेक्ट्रॉनों का मुक्त पथ कहलाएगा ये। तो परिभाषा इसका बेटा देखो कैसे लिखेंगे, इसको रफ करते हैं चित्र को। परिभाषा इसका लिखेंगे बेटा, सिंपल है, बहुत ही आसान है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन की, आगे लिखेंगे यहां पे हम लोग, धातु के धनायनों से 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को हम लोग बोलते हैं माध्य मुक्त पथ इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, तो परिभाषा लिख लेते हैं, यहां पे स्टार्ट करेंगे। धातु के भीतर छोटे छोटे परिभाषा है बेटा, ये आगे फिर काम आएंगे, तो इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के यहां पे धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, यहां पे लिखेंगे धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों उसके बीच में जो हुई टक्कर है, धनायनों से हुई, क्या लिखेंगे आगे, 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, 2 धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है बेटा, आसान है ना। अगर अपने शब्दों में लिखना चाहो तो कोई धातु है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री फॉलिंग रैंडम गति करते रहते हैं, अब आपस में टकराते हैं, टकराने के पश्चात जब वो दूर होते हैं तो कितने दूर जाते हैं, वही जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं माध्य मुक्त पथ इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, इसको हम लोग इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, लैम्डा से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक है बेटा, इसे हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और एक नोट वाला जो पॉइंट है बेटा, वो ध्यान रखना है हम लोगों को कि अधिकांश धातु के लिए जो लैम्डा का मान होता है, अधिकांश धातु के लिए लिख दे रहे हैं यहां पे, नोट का पॉइंट है ये, नोट का पॉइंट। अधिकांश धातु के लिए लैम्डा का मान, लैम्डा क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनों का माध्यमुक्त पथ इसको बोलते हैं लैम्डा को। ठीक है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लैम्डा का जो मान होगा अधिकांश धातुओं के लिए, बहुत सारे धातु हैं जिनके लिए लैम्डा का मान 10 के पावर -9 मीटर होता है। कहने का मतलब जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे धातुओं के भीतर, तो वो जब दूर हटेंगे तो तकरीबन 10 के पावर -9 मीटर डिस्टेंस वो कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनों का माध्यमुक्त पथ। और जो श्रांति काल होता है बेटा, टक्करों के बीच, जैसे इलेक्ट्रॉन हमने बताया, ये इलेक्ट्रॉन एक और ये किसी धातु के अंदर रैंडम गति कर रहे हैं, आपस में जब टकराते हैं, टकराने के पश्चात जब दूर हटते हैं, ठीक है, जैसे ये टकरा गए, यहाँ पे आपस में टकराए ये, ठीक है, यहाँ पे टक्कर हुआ, और जब दूर हटेंगे ये, फिर यहाँ पे दूर हटे ये, जब दूर हटेंगे तो इनके बीच में जो दूरी कवर की है ये लोग, दूरी जितने दूर गए उसी को हम लोग बोलते हैं मुक्त पथ, उसको बोलते हैं, यहाँ पे हम जो प्रतीक है उसी से डिनोट कर रहे हैं, लैम्डा, मतलब ये मुक्त पथ हो जाएगा। और ये जो टकराने के पश्चात कितने समय में इतनी दूर गए, कितने टाइम में इतनी दूर गए, उस टाइम को हम लोग बोलेंगे श्रांति काल। श्रांति काल समय जो होगा यहाँ पे, श्रांति काल हम लोग बोलते हैं उसको, टाइम, तो उसको हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं बेटा, टाउ, टा की तरह बनाया जाता है, टाउ का मतलब होता है श्रांति काल। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनों का माध्यमुक्त पथ और श्रांति काल दोनों कवर हो गए इसमें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग और अपवाह वेग, जिसको कहते हैं, या तो उसी को अनुगमन वेग बोलो या अपवाह वेग। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं उसको हम लोग। तो देखो बेटा, जो हमारा श्रांति काल हम लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनों का माध्यमुक्त पथ पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवाह वेग या अनुगमन वेग। पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फिर समझा देते हैं चित्र बना के क्या होता है ये। इसी यहां पे लिखेंगे हेडिंग, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी से रिलेटेड हम लोग वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ेंगे, वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध पढ़ेंगे। तो दो संबंध तो इसी से हम लोग निकालेंगे, दो डेरिवेशन कवर करेगा ये जो हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं? इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग को। इसमें होता क्या, एक चालक तार होता है, सपोज करो, मान लो कि एक चालक तार है, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान है, समझ जाओगे, कठिन नहीं है। एक चालक तार है ये, ठीक है, जो तार होता है यानी चालक तार, वो बेलनाकार होता है, तो हम लोगों ने एक चालक तार बना दिया। इसका एक सिरा मान लिए ए है और दूसरा सिरा बी है। इसी चालक तार को हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, एक बैटरी से हम लोगों ने इसको जोड़ दिया, चलो जोड़ दिया भाई, और एक यहाँ पे कुंजी लगा दिया, बोले तो जिसको हम लोग स्विच बोलते हैं, उसको नाम दे दिया के। और ये धन टर्मिनल हो गया और ये ऋण टर्मिनल। धारा जो प्रवाहित होगा बेटा हमेशा प्लस वाले टर्मिनल से प्रवाहित होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बैटरी का उसी से प्रवाहित होगा। तो वैद्युत धारा जो आई प्रवाहित हो रहा है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में, और कहां पे जाके मिलेगा, माइनस में, इस चालक तार से होते हुए एंड देन फिर बैटरी में समा जाएगा। अब यहां पे ये देखना हम लोगों को, अगर चालक तार में वैद्युत धारा हम लोगों ने प्रवाहित कर दी, बैटरी का स्विच हम लोगों ने ऑन कर दिया, तो धारा प्रवाहित होने लगी इस चालक तार में। ठीक है, तो धारा प्रवाहित होने लगी तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसकी डायरेक्शन हो जाएगी वैद्युत धारा की दिशा में। वैद्युत क्षेत्र जो होगा उत्पन्न होगा वो वैद्युत धारा की ही दिशा में होता है। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है। अच्छा ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इस चालक तार में,
उसका डायरेक्शन कैसे होगा, देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रवाहित हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, इनकी डायरेक्शन किधर होगी, जो वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में, बोले तो इधर साइड, इधर साइड ये प्रवाहित होंगे, ठीक है, याद रखना इसको, सिंपल, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनों के वेग की दिशा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो विपरीत दिशा उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा हमारा। तो जो अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोला जाता है, हम लोग परिभाषा जब लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे, जब किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी से संबंधित किया जाता है तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है, ये चालक तार है, इनके सिरों में हम लोगों ने बैटरी से धारा प्रवाहित किया, तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसी के विपरीत चालक तार में वैद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर परिभाषा लिखना होगा बेटा हम लोगों को तो लिखेंगे, जब किसी चालक तार के सिरों के बीच क्या उत्पन्न किया जाता है, विभवांतर। विभवांतर कैसे उत्पन्न होगा, जब वैद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करेंगे, विभवांतर उत्पन्न किया जाता है जब किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो तार में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है बेटा, यहां तक हम लोग समझ गए। जब हम लोग चालक तार में वैद्युत विभवांतर भेजते हैं, बोले तो वैद्युत धारा भेजते हैं, तो वैद्युत विभव उत्पन्न होगा और उसके बाद इसी चालक तार में क्या उत्पन्न होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर गति करने लगते हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो यहां पे लिखेंगे जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में v/d वेग से गति करने लगते हैं, ठीक है, vd वेग से गति करते हैं। इस वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। क्लियर बेटा, एक बार फिर से देखो, जब हम लोग चालक तार, पहले चालक तार ए बी ले लिए, उसमें हम लोगों ने बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाहित किया और जब वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने आप वैद्युत विभवांतर उत्पन्न होने लगेगा और जब धारा प्रवाहित होता है तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर साइड है, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन चालक तार में उपस्थित हैं वो गति करने लगते हैं, किस वेग से, vd वेग से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं vd, ठीक है, जो वेग है इलेक्ट्रॉनों की वो vd वेग से गति करने लगते हैं। तो इसी गति को, जो vd वेग से गति कर रहे हैं, उसी गति को हम लोग बोलेंगे अपवाह वेग या अनुगमन वेग, ठीक है बेटा। इसको हम लोग vd से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अनुगमन वेग को। v का मतलब होता है वेग और d फॉर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बोले तो अनुगमन वेग। अब जो अगला हेडिंग है बेटा, यहां तक तो हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद अगला जो हमारा हेडिंग है, डेरिवेशन है, वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध।
मतलब जो वैद्युत विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं और अनुगमन वेग को V इंटू डी से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध, आइए देखते हैं उसको भी, इसको हम रफ कर रहे हैं।